Good morning, dear students. How are you? Okay. आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। पृथ्वी पर जीवन का उद्भव, अर्थात इस पृथ्वी पर जीवन का या जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, ये पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि सभी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि जीव कैसे उत्पन्न हुए, जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, आदि आदि। तो ये जानने के पहले, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई, ये जानने के पहले तो हमें पृथ्वी कैसे बनी, कैसे उत्पन्न हुई, ये भी तो जानना जरूरी है। और पृथ्वी को जानने के पहले हमें ब्रह्मांड के विषय में जानना होगा। ठीक, तो ब्रह्मांड माने जिसका इतना विस्तृत है, जिसका कोई और छोर का पता ही नहीं है, कहाँ से प्रारंभ है, कहाँ इसका अंत है। ये बहुत ही विशाल है। और ये ब्रह्मांड जब हम ऊपर पृथ्वी के बाहर ऊपर की ओर देखते हैं, आकाश जिसे हम आकाश कहते हैं, इसमें अनगिनत तारे दिखाई पड़ते हैं। ठीक, तो ये बहुत विशाल है। जिधर देखो उधर तारे ही तारे नजर आता है। तो ये जो ब्रह्मांड है ये अनेक आकाश गंगा से बना हुआ है, अनेक आकाश गंगा से बना हुआ है। और इस पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो इसमें अनेक आकाश गंगा है, गैसों के बादल, परमाणुओं के बादल हैं, और धूल के कण हैं, इससे बना होता है। एक आकाश गंगा में अनेक तारे होते हैं, एक आकाश गंगा में अनेक तारे होते हैं, केवल एक दो तारे नहीं, अनेक अनगिनत तारे होते हैं। और ये तारे का मतलब समझ रहे हो ना, तारे का मतलब ये जैसे हमारा ये सूर्य है तो सूर्य भी एक तारा है। तो इसी तरह के एक आकाश गंगा में अनेक तारे होते हैं, चमकते हुए पिंड होते हैं, सूर्य के समान संरचनाएं होती है। और ये ब्रह्मांड इस तरह के करोड़ों की संख्या में आकाशगंगा से बना हुआ है। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि ब्रह्मांड में 1.6 अरब आकाशगंगा है। कितना है? 1.6 अरब। और हम केवल अपने सूर्य के बारे में ही जानते हैं, सूर्य के ग्रह नक्षत्र के बारे में जानते हैं बस। ठीक है, तो कितने हैं ब्रह्मांड में? 1.6 अरब आकाशगंगा है। इन आकाशगंगाओं से मिलकर के ही ब्रह्मांड बना है। इसीलिए हम लोग जब भी खुले आसमान में देखते हैं तो हर तरफ तारा ही तारा नजर आते हैं। 1.6 अरब आकाशगंगा है, और इस आकाशगंगा में अनेकों की संख्या में तारे होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो एक तारा होता है, इसका भी अपना परिवार होता है जिसे सौर परिवार कहा जाता है। जैसे हमारा सौर परिवार में सूरज है, इसके अलावा 9 ग्रह हैं, इन ग्रहों के अलावा उपग्रह हैं। ठीक है, तो ये एक सौर परिवार होता है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? इस ब्रह्मांड में अगर हम अपने पृथ्वी की कल्पना करें तो पृथ्वी ब्रह्मांड के तुलना में मात्र एक बिंदु या एक कण के समान है, एक बिंदु या कण के समान है। और
अब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में कल्पना करें तो वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20,000 करोड़ या 200 बिलियन पूर्व इलम नामक आद्य पदार्थ से, माने प्राइमोर्डियल मैटर से हुई है। और जो इलम था, माने जिस पदार्थ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जिसे इलम कहते हैं, इलम, इसका तापमान लगभग 5,000 से 6,000 तापमान था। ये अत्यधिक तप्त था, विभिन्न पदार्थों का सघन गैसी बादल के रूप में था। ये अत्यधिक विशाल था। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के समान पदार्थों के कण तथा प्रति पदार्थ के प्रतिकण उपस्थित थे। ये जो इलम था वो क्या था? ये जो सघन तप्त बादल के रूप में, गैसी बादल के रूप में जिसको हम लोग इलम कहे, वो इलम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के समान पदार्थों के कण तथा प्रति पदार्थ के प्रतिकण से बना था। ठीक है, इलम। इसी इलम से आगे जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब कैसे हुई ये तो हमने बता दिया कि इस इलम से हुआ। और इलम क्या था? इलम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के समान पदार्थ के कण थे और प्रति पदार्थ के प्रतिकण थे। ये इलम की परिकल्पना हो गई। अब ये इलम से ब्रह्मांड कैसे बना, तो इसके लिए एबे, लैमेथ 1931, गैमो 1948 तथा डिक 1964 वैज्ञानिक ने अपने मत दिए। उनके अनुसार इलम अतितप्त कॉस्मिक धूल के बादल के रूप में था। इलम क्या था? उनके अनुसार ये अत्यधिक तप्त कॉस्मिक धूल के बादल के रूप में था। और इस बादल में जो कण और प्रतिकण थे या पदार्थ और प्रति पदार्थ थे, इनमें आपस में जबरदस्त टक्कर हुआ और इस टक्कर से भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे इसमें वर्तमान पदार्थ के हाइड्रोजन और हीलियम बने। ये समझ गए ना? इलम में जो कण और प्रतिकण थे उनके बीच, अथवा पदार्थ या प्रतिपदार्थ थे उनके बीच जबरदस्त टक्कर हुआ और जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसके विस्फोट से आज के जो पदार्थों के हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसे परमाणु बने। ठीक है, और इसी हाइड्रोजन परमाणुओं से के इसी बादल से ब्रह्मांड की प्रारंभिक पदार्थ बना। ब्रह्मांड के हाइड्रोजन के बादल से
प्रारंभिक ब्रह्मांड का प्रारंभिक पदार्थ बना और फिर ये ब्रह्मांड बादल कई पिंडों में बंट गया और प्रत्येक पिंड से अनेक आकाशगंगा बनी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि प्रतिकण कण और प्रतिकण पदार्थ और प्रतिकण पदार्थ के परस्पर टक्कर से भयंकर विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से में वर्तमान समय के हाइड्रोजन और हीलियम जैसे पदार्थ के परमाणु बने। फिर हाइड्रोजन का एक बादल पूरा छा गया और इस बादल से ही प्रारंभिक ब्रह्मांड का प्रारंभिक पदार्थ बना। ब्रह्मांड का प्रारंभिक पदार्थ बना और ये प्रारंभिक पदार्थ अनेकों पिंडों में बंट गया और फिर प्रत्येक पिंड से अनेक माने एक पिंड से अनेक आकाशगंगा बना, जिसमें अनेक माने अनेक चमकते हुए सितारे या नक्षत्र बने। हमने बताया ना, एक आकाशगंगा में अनेक तारे सितारे होते हैं, तो एक एक आकाशगंगा में कई कई सितारे, जिसे नक्षत्र भी कहते हैं, बना। ठीक, तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी। फिर अगली थ्योरी जो दी जाती है सौर परिवार की उत्पत्ति के बारे में। अब ये तो आकाशगंगा की उत्पत्ति हो गई, अब सौर परिवार कैसे बना, अपना सौर परिवार कैसे बना, तो ये कांट 1755 तथा लाप्लास 1796 की निहारिका परिकल्पना दी गई। इनके अनुसार सौर परिवार का उद्गम हमारी आकाशगंगा के अत्यधिक तप्त चपटे एवं धूर्णी पिंड से, गैसीय पिंड से हुआ है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुई है और जिसका तापमान 5000 से 6000 सेंटीग्रेड ताप था। ठीक, ये जो गैसीय पिंड था, इसमें आज के जो भी हमें तत्व मालूम है, ये इस तत्व के परमाणु थे, लेकिन अत्यधिक तापमान के कारण सभी केवल गैसीय रूप में थे और परमाणुवी रूप केवल परमाणु के रूप में थे। ठीक, फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो बादल थे, जो सौर परिवार, हमारे सौर परिवार का जो एक सघन पिंड या था, वो धीरे धीरे सघन होता गया। जो फैला हुआ था वो धीरे धीरे सघन होता गया और सघन होकर के सबसे पहले सूर्य का निर्माण किया। सबसे पहले सूर्य का निर्माण किया, क्योंकि इस समय भी जो तापमान था वो लगभग 5000 से 6000 सेंटीग्रेड का था, तो सूर्य का। और फिर इस सूर्य से टूटकर पिंड अलग हुए, कई पिंड अलग हुए और इनसे जो है अनेक ग्रहों का निर्माण हुआ, जिनमें से एक हमारी पृथ्वी भी थी। ठीक, तो इस तरह से हमारे सौरमंडल का
विकास हुआ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड में आकाश गंगा कैसे बने, आकाश गंगा में कैसे सौर मंडल बना, और सौर मंडल में एक तारा और अनेक ग्रहों की उत्पत्ति कैसे, ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आपको अब तक ज्ञात हुआ। तो यहां पे जो कांट तथा लाप्लास ने निहारिका थ्योरी दी गई थी, जिसमें यह बताया गया कि हमारी आकाशगंगा के जो बादल थे ये सघन होकर के सूर्य बनाया, और सूर्य के से अलग हुए पिंडों से पृथ्वी तथा दूसरे ग्रह और उपग्रह बने। हमारे आधुनिक युग के जो खगोल शास्त्री हैं, ये इस मत का समर्थन नहीं करते, उनका अलग विचार था। तो इन आधुनिक खगोल शास्त्रियों में जैसे विसैकर 1944, आल्फेन 1950, आर्हेनियस 1975, होयल 1955 आदि, इन्होंने लाप्लास, कांट और लाप्लास थ्योरी को गलत बता दिया। और इन खगोल शास्त्रियों के अनुसार क्या हुआ कि इन्होंने ऐसा माना कि जो सूर्य बना था, सूर्य के विखंडन या उनसे अलग हुए पिंडों से ग्रह और उपग्रह की उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि सूर्य के चारों तरफ बादल थे, और इस बादल के अनेक वृत्ताकार संकेंद्री वृत्त बन गए। पहले ये बादल अनेक संकेंद्री वृत्तों में बट गए, और फिर इस वृत्त में जो पदार्थ थे, माने पदार्थ के परमाणु थे, वो ध्रुवीय गति के कारण और गुरुत्वाकर्षण के कारण एकत्रित, एक स्थान पे एकत्रित होते गए, और एकत्रित होकर के प्रत्येक संकेंद्री वृत्त एक ग्रह बना लिए। इस तरह से सूर्य के चारों तरफ अनेक ग्रह की उत्पत्ति हुई। ठीक, तो ये आधुनिक, जैसे भी हो, ये जो हमारी पृथ्वी उस समय बनी, जिसकी उत्पत्ति लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, तो उस समय भी उसे भाग से बन रहा है जिस भाग का तापमान वही 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो इसका भी प्रारंभिक ताप 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था, और ये भी लाल तप्त गैसी रूप में पिंड था, गैसी रूप में पिंड था। लेकिन ये किसके गैसी पिंड थे? इनमें जो आज आप जितने भी तत्व जानते हो, इन तत्वों के परमाणु ही गैसी रूप में थे। ठीक है, और इस समय ये तेजी से घूमता रहा। तो इस घूमने के कारण क्या हुआ कि जो भी पदार्थ था उस गैसीय पिंड में, वो सब 3 स्तर में बढ़ गए अपने परमाणु भार के अनुसार।
3 स्तरों में बढ़ गए। जो सबसे भारी परमाणु थे, सबसे भारी परमाणु थे, वे इस पिंड के केंद्र में आ गए। उदाहरण के तौर पे जैसे लोह, निकेल, कोबाल्ट, जिंक आदि, मैग्नीज आदि, ये सब केंद्र में एकत्रित हो गए। धूरण के कारण भारी तत्व जो है केंद्र में इकट्ठित हो गए और इकट्ठे होकर के पृथ्वी का क्रोड बना लिया, कोर बना लिया। ठीक है, क्रोड या अंग्रेजी में कोर या हिंदी में क्रोड बना लिया, क्रोड बना लिया। ठीक, भारी तत्व। यही जो है आजकल जैसे कहीं जो है ज्वालामुखी फटता है तो उनमें से जो लावा निकलता है, इन्हीं पदार्थों की अधिकता होती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, लौह, निकेल, कोबाल्ट, जिंक आदि। फिर इसके बाहर जो इससे हल्के पदार्थ के परमाणु थे वो इकट्ठे हो गए और इसके ऊपर एक क्रस्ट या पटल बना लिया, मेंटल या खोल बना लिया। ठीक, इस कोर के चारों तरफ इकट्ठे होकर के इसका खोल या मेंटल बना लिया। और तीसरा स्तर जो इसके बाहर, जो उनमें सबसे हल्के परमाणु थे, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन आदि, ये सबसे बाहर के स्तर पर इकट्ठे हो गए और ये आदिकालीन वातावरण बना लिया, वायुमंडल, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बनाया। और आज भी आप देखते हो कि जो हमारा वायुमंडल है, पृथ्वी के बाहर सतह पर जो वायुमंडल है, वो इन्हीं पदार्थों से बने हुए हैं। जो नाइट्रोजन सबसे अधिक है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, नियान है आदि, तो ये सब हल्के परमाणु है और ये धूरण के कारण सबसे परिधि की ओर इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के वातावरण बना लिया। ठीक, तो इस तरह से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और वातावरण का निर्माण हुआ। अभी इससे आपको ये पता चल गया होगा कि जो उस समय पृथ्वी के बाहर का वातावरण था, वो क्या हुआ कि कैसा रहा कि जब जो है थोड़ा थोड़ा पृथ्वी का ताप कम होता गया, तो इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु था, जो लगभग 90% हाइड्रोजन परमाणु था और सबसे अधिक सक्रिय था। कितने परसेंट था? 90% हाइड्रोजन था और सबसे सक्रिय भी था, सबसे क्रिया भी करता था। तो इसने क्या किया कि जो एटमॉस्फेयर था, जिनमें ये स्वतंत्र परमाणु थे, इनमें इसने जो है जितने भी उस समय स्वतंत्र ऑक्सीजन के परमाणु थे, उनसे क्रिया करके जल बना लिया। कार्बन से क्रिया करके मीथेन बना लिया। नाइट्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बना लिया। इस तरह से जो प्रारंभिक वातावरण था तो बहुत ही
गर्म और गैसीय रूप में ही थे, लेकिन जब ताप कम हुआ तो इनमें सबसे पहले मीथेन, अमोनिया, जल, और वो भी जल वाष्प के रूप में बना। साथ ही साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन का भी आपस में क्रिया हुई और हाइड्रोजन साइनाइड भी बना, और इनके साथ ही साथ कुछ स्वतंत्र नाइट्रोजन के रूप में भी था, स्वतंत्र हाइड्रोजन के रूप में भी था। यही प्रारंभिक वातावरण था। ठीक, तो इस वातावरण की विशेषता क्या थी जो आगे चल करके जीवन की उत्पत्ति संभव हुई? इस वातावरण में आपने देखा कि हाइड्रोजन ने सारे ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बना लिया, तो वातावरण में स्वतंत्र ऑक्सीजन बिल्कुल समाप्त हो गई। इस कारण वातावरण ऑक्सीकारक नहीं रहा। ठीक, हाइड्रोजन अभी भी काफी पर्याप्त मात्रा में थी, इसलिए वातावरण ऑक्सीकारक के बजाय अपचयक थी, रिड्यूसिंग वातावरण था, जिसके कारण कोई भी कार्बनिक पदार्थ बाद में बना तो वो कुछ दिनों तक उसी रूप में, उसमें अस्थायित्व तो था, और वो उसी रूप में विद्यमान रहता था कई वर्षों तक, काफी लंबे समय तक, जिससे वो फिर से उसमें अन्य पदार्थों से क्रिया करके और जटिल कार्बनिक पदार्थ बना सके। इस तरह से आगे चल करके जीवन की उत्पत्ति हुई। तो आज हमने आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आकाश गंगा कैसे बने, सौर परिवार कैसे बना, और उनमें पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, और इस वर्तमान पृथ्वी के विकास कैसे हुआ, आदि पढ़ाया। ओके, थैंक यू।